झूठ बोलने का सरगना बनना है आपको। विरोधी ये लगातार कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी सनम आते आते। मुझे नहीं लगता कोई भी देरी हुई है। मुझे लगता है इस देश में आज कुछ मुद्दे हैं जो खौल रहे हैं। एक चुने हुए सांसद को, 5 बार चुने हुए सांसद को आप हाइब्रिड बछड़ा बुलाएंगे और हम चुप रहेंगे। युवाओं के टूटे सपनों का माहौल है। कांग्रेस अडानी की तरक्की से असहज है। हम क्या बोलते हैं वो सुना नहीं जाता है और समझा नहीं जाता है जानबूझकर। तो क्यों नहीं कांग्रेस उसका विरोध करती है कि हम अपने राज्यों में पूरा बाइकआउट कर दें? Can it be left to the discretion of a single bureaucrat to hand over the asset to one player, or should it be a tendering process? Should it be a transparent process? जब हमारी सरकार आएगी इतने बड़े-बड़े कंकाल उखड़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद विपक्षी एकता की तत्कालीन स्थिति क्या होगी? विपक्षी एकता है और आपको दिखेगी। अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा में आने को लेकर सहमति नहीं जताई। अभी तक तो बेचारे दीपिका पादुकोण को जूम कर रहे थे, अब राहुल गांधी जी को जूम कर रहे हैं। अगर ठंड से बचाव के लिए क्या वो स्वेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते? तमाम वो तस्वीरें रोज की आती हैं प्रियांक जी, और सोशल मीडिया हेड होने के नाते मैं तमाम ऐसी तस्वीरें देखती हूँ जहाँ वे गरीब बच्चों से मिलते हैं और उन बच्चों के पैरों में चप्पलें तक नहीं होती, हाथों में ब्लेड तक देखी गई। इस पूरे व्यापक हंगामे को लेकर कांग्रेस का टेक। तो यह है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स ग्रुप की खास पेशकश स्ट्रीट रिपोर्टर। मैं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी हूं। इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूं और मेरे साथ हैं कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता, कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड और भूतपूर्व पत्रकार सुप्रिया श्रीनेत जी। तमाम अहम सवालों की जवाबदेही के लिए रेडी हैं और आजकल ट्रोलर्स को लेकर एक खास तरह की पुराण बता रही हैं सबको। तो बिना लाग लपेट सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या कांग्रेस के समर्थक ट्रोल नहीं करते किसी को? आप मुझे कांग्रेस का एक समर्थक बता दीजिए जो छूटते ही गाली देता हो, जो छूटते ही एक औरत को रेप की धमकी देता हो, जो छूटते ही किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री के चाल चरित्र और चेहरे पे सवाल उठाता हो, जो छूटते ही एक भूतपूर्व महिला अध्यक्ष को क्या क्या नहीं कहता हो और एक चुने हुए सांसद के खिलाफ विष न उगलता हो। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की राजनीति में मीडिया का प्रभाव हमेशा से रहा है। सोशल मीडिया के एडवेंट से उसका भी प्रभाव हुआ, लेकिन भारत के मीडिया में आज जो निम्न स्तरीय, जिसको मैं बिल्कुल ही एब्सोल्युटली रॉक बॉटम पॉलिटिक्स कहती हूँ, वो मैं ट्रोलों के जरिए कहती हूँ। और ट्रोल अपने आप ये करे तो एक अलग बात है। आप मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए, हमारे बड़े नेता का, जो ऐसे ट्रोल को फॉलो करते हो या उनकी ट्वीट्स को रीट्वीट या उनके पोस्ट को शेयर करते हो। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे निम्न स्तरीय ट्रोलों को फॉलो करने वाले, उनके बायो जब आप देखिएगा तो वेरी प्राउड टू बी फॉलोड बाय नरेंद्र मोदी जी है। और वो सिर्फ कांग्रेस को गाली नहीं देते हैं, वो महात्मा गांधी को गाली देते हैं, वो गोडसे की जय जयकार करते हैं। आपके बयान से सिमिलर एक बयान कुछ रोज पहले दिया गया था नरेंद्र मोदी जी की ओर से। बहुत उसका भी मीम वायरल हुआ, झूठ बोलो, दिन रात झूठ बोलो, विरोधियों का मेरे काम है कि उसे अलग अलग तरह से झूठ बोलो। ये मीम आप पर भी नजर पड़ी होगी। तो लोग कहने लगे हैं कि आपका बयान उनके समकक्ष है। आज की तारीख में चुने हुए प्रधानमंत्री के शब्द की क्या अहमियत है जब वो झूठों का सारोबार हो। आज के प्रधानमंत्री बिना पलक झपकाए सदन में झूठ बोलते हैं, पूरे देश से झूठ बोलते हैं। चीन ने 20 जवानों की शहादत हुई और आपने बिना पलक झपकाए बोल दिया कि कोई घुसा हुआ नहीं है। यह कितनी बड़ी विडंबना और कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री और चीन का पीएलए एक भाषा बोलता है। वो भी कहते हैं हम घुसे हुए नहीं, आपके प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं। ये झूठ कहां तक सीमित है? झूठ जो है वो स्मृति ईरानी बोलती हैं। हमारी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, मैं आपको अभी छोटा सा मुझे एकदम से याद आया, मैं बताती हूँ। हमारी यात्रा शुरू हुई, हम सब लोग कन्याकुमारी में थे, हम लोग विवेकानंद रॉक गए, राहुल जी ने उसकी परिक्रमा भी करी। स्मृति ईरानी 2 दिन बाद जाके वहाँ पे कहती है कि वो विवेकानंद रॉक क्यों नहीं आए। तो आप बार बार झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं। और मैं आपको सही बता दूं, मैं कांग्रेस की सोशल मीडिया की चेयरपर्सन हूँ। अगर मैंने कभी भी कोई ऐसा ट्वीट या ऐसा फेसबुक पोस्ट किया जो कि गलत है, जो कि भ्रमित करता है, जिसको कोई सिद्ध कर दे कि वो झूठ है और जिसको प्लेटफॉर्म फ्लैग ऑफ करके कह दे कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये फैब्रिकेटेड है, ये झूठा है, ये मिसलीडिंग है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पद पे बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए बनी रहना चाहूंगी। लेकिन मेरे समकक्ष जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के हेड है, वो बार बार वो झूठ बोलते हुए पकड़ जाते हैं। तो उनकी क्या क्राइटेरिया? झूठ बोलने का सरगना बनना है आपको या आपको झूठों का सरदार बनना? मुझे नहीं पता। मैडम, सवाल मेरा ये था कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ की तो अभी बात होगी,
लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात है, आपने ट्रोलर्स को सवालों के घेरे में खड़ा किया, और जहां तक मैं अपनी सीमित समझ के हिसाब से समझ पाता हूं कि ट्रोलर आलोचना का एक स्वरूप है। और आपको लगता है ट्रोलर सिर्फ आलोचना का स्वरूप है? मुझे लगता है कि ट्रोलिंग के भी प्रकार, अब ट्रोलिंग को भ्रांतियां आ गई, अगर उसमें गालियां लोग देने लगे तो वो उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सभी मैं आपकी बात काटते हुए प्रियंक जी एक बात बोलती हूँ, सार्वजनिक जीवन में जो भी है, हम हैं, भाजपा है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इवन जो बड़े पत्रकार सार्वजनिक जीवन में हैं, आलोचना के लिए हर व्यक्ति तैयार है। आप नीति की आलोचना करिए, आप हमारे स्टैंड की आलोचना करिए, आप हमारे वक्तव्यों की आलोचना करिए, आप हमारी सरकारों की आलोचना करिए, आप हमारे नेताओं की आलोचना करिए। आलोचना और आक्षेपों में बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस की चुनी हुई महिला सांसद को आप सूपनखा कहते हैं सदन में, यह काम आपने शुरू किया। एक वैवाहित स्त्री को जो अब इस दुनिया में नहीं है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, यह गंदा काम आपने शुरू किया। कांग्रेस की अध्यक्ष को जर्सी गाय कहना और कांग्रेस की विधवा कहना, जो एक औरत वैधव्य झेल रही है, 52 साल से इस देश में है, उसको यह कहना, यह आपने शुरू किया। एक चुने हुए सांसद को, 5 बार चुने हुए सांसद को आप हाइब्रिड बछड़ा बुलाएंगे और हम चुप रहेंगे? तो जब आपने यह प्रणाली शुरू करी, आपके लोगों को लगा कि बहस का यही स्तर है। आलोचना से किसी को कोई आपत्ति नहीं, जो सार्वजनिक जीवन में आपकी आलोचना होगी, सब लोग आपकी वाहवाही करें, यह भी गलत है। लोकतंत्र में तो आलोचना होनी चाहिए। आलोचना की सीमा क्या है? अगर आज मैंने टीवी डिबेट में पार्टिसिपेट किया और मेरा कोई वीडियो वायरल हो रहा है, आप उसमें मेरे कंटेंट पे आलोचना करिए। मैंने गलत कहा, सही कहा, मुझे कहना चाहिए था, क्या मैंने गलत फैक्ट्स कहे? आप सीधे मेरे बच्चों को मारने की धमकी देने लगिए, आप सीधे मुझे गंदी गंदी गालियां बुलाने लगिए। और हर महिला, हर उस सशक्त महिला के खिलाफ सोशल मीडिया पर उधर से सिर्फ और सिर्फ हमेशा रेप की धमकी क्यों आती है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। क्या हम कमेंट नहीं पढ़ते? हम कमेंट पढ़ते हैं। क्या हमारे बच्चे कमेंट नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। और उनको लगता है कि ये क्या हो रहा है, आप लोग कहाँ काम कर रहे हैं, आप कैसे काम कर रहे हैं। मैंने अपने बच्चों की तस्वीरें बिल्कुल डालनी छोड़ दी हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो उस ट्रोलिंग का या उनके ऊपर उस तरह का, क्योंकि उनकी अपना जीवन है, वो सार्वजनिक जीवन का हिस्सा नहीं है। वो आलोचना नहीं है, अब वो हो रहा है, वो आलोचना बिल्कुल नहीं है। चलिए, आपके मुताबिक आलोचना होनी चाहिए, लेकिन एक संसदीय शब्दावली के दायरे में। बिल्कुल जी। अगला सवाल मेरा ये है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस पार्टी को नई ऊर्जा दी है। इस साल 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जोर शोर से कांग्रेस उतरने का दावा कर रही है। आप इन दोनों चुनावों में अलग अलग कांग्रेस को किस स्थिति में देखती हैं इस वक्त? देखिए, चुनाव से पहले जो देश की स्थिति है, 30 सेकंड उस पर बात कर ली जाए। आज भारत किस चीज से जूझ रहा है? आप लाख इवेंट मैनेजमेंट करिए, आप लाख आंख में धूल झोंकने का काम करिए, आप लाख भूरे जमीन को हरा रंग दिखाकर जो मध्य प्रदेश में G20 के लिए किया जा रहा है करिए, या आप लाख तिरंगे को फुटपाथ पर पेंट कर दीजिए जो गलत है, वो सब करिए आप। लेकिन आज क्या किसी से यह छुपा है कि देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है? आज क्या यह छुपा है कि महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश में? आज क्या यह छुपा है इस देश में कि गरीबों और अमीरों के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है? क्या यह छुपा है कि इस देश के सामाजिक ताने बाने को, इस देश के ढांचे को तोड़ने की कोशिशें करी जा रही हैं और कई जगह सफल भी हुआ जा रहा है? ये बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। और ऐसे परिवेश में जब इस तरह का एक तरह से भय का माहौल है, युवाओं के टूटे सपनों का माहौल है, गृहिणियों से घर नहीं चल रहे उसका माहौल है, तो ऐसे माहौल में जब चुनाव होता है तो मुझे लगता है अंततोगत्वा सब कुछ के बाद सुई, जो घड़ी की सुई की नोक है, वो मुद्दे पर आकर टिक जाएगी। और मुद्दे ये हैं, तो चाहे 24 का लोकसभा का चुनाव हो या तमामों राज्य जो अभी चुनाव में जाएंगे, वो सब इस बात पर वोट करेंगे कि कौन वो सरकार है जो नीति निर्माण ऐसा करेगी जो देश के 1-2 लोगों को नहीं, अधिकांश लोगों के लिए अच्छा हो। वो कौन सी सरकार है जो गरीबों और अमीरों के बीच की खाई को पाटेगी? वो कौन सी सरकार है जो ये सब करने से पहले अपने मन की बात आपको 9 साल नहीं सुनाएगी, आपके मन की बात सुनेगी और उस पर क्रियान्वयन करेगी? मुझे लगता है चुनाव इस पर होगा। विथ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि राहुल गांधी यकीनन आज अपनी कार्यशैली से देश भर को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोधी ये लगातार कह रहे हैं कि बहुत देर कर दी सनम आते आते। अब देखिए, राहुल जी के जो विरोधी हैं वो या तो अर्थव्यवस्था की समझ नहीं रखते हैं, या मूल मुद्दों की समझ नहीं रखते, या उनका विरोध करने के नाते ही विरोध करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी देरी हुई है। मुझे लगता है इस देश में आज कुछ मुद्दे हैं जो खौल रहे हैं, जिसमें खौल आ रहा है। 11-12 राज्यों में 12 राज्य चलेंगे, 11 10वां चल रहे हैं। मुझे तो एक भी जगह नहीं दिखता कि लोग परहेज कर रहे हैं बोलने से, या लोगों को कोई संदेह है कि देश की क्या स्थिति है, या राहुल गांधी जी कोई गलत काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल जी जो कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है करना। क्या वो पहले होना चाहिए था? हाँ, होना चाहिए था पहले। वो तो हर बात के लिए आप कह सकते हैं कि ये पहले होना चाहिए था, लेकिन होना बहुत ज़रूरी है और खुश हूँ कि ये हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस अडानी की तरक्की से असहज है, और राहुल गांधी के अलग अलग बयानों में अडानी की तरक्की को लेकर
अलग अलग तरीके से आरोप लगाए गए हैं, इसको लेकर आपका टेक? मुझे नहीं लगता अडानी जी की तरक्की पर कोई भी असहज है। मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार, हमारे नेता इंडस्ट्री को, कॉर्पोरेट्स को, बिजनेस हाउसेस को या प्रॉफिट या मुनाफे को गलत शब्द मानते हैं। प्रॉफिट इज नॉट अ बैड वर्ड, इंडियन इंडस्ट्री इज नॉट अ बैड वर्ड, कॉर्पोरेट्स आर नॉट ऑल गून्स, एब्सोल्युटली नॉट। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, 1947 के बाद इस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखने वाली कांग्रेस की सरकार थी। 1991 में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ और उसके चलते जो बढ़त हुई इंडियन जीडीपी की, इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन कॉर्पोरेट्स की, प्राइवेट सेक्टर की, सेक्टर आफ्टर सेक्टर, उसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी। हम क्या बोलते हैं वो सुना नहीं जाता है और समझा नहीं जाता है जानबूझकर। मैं आपको एक बात बताती हूँ, हिंदुस्तान में जब मैं पत्रकार थी, जब हम लोग थोड़े जूनियर होते थे, 14-15 टेलीकॉम सर्विसेज होती थी और एक कंज्यूमर को ये फ्रीडम होता था कि वो किसी के पास भी जा सकता था और क्योंकि इतना कंपटीशन था तो रेट्स वगैरह जो थे वो कंपेटिटिव होते थे। आज 2.5 कंपनी है हिंदुस्तान में और तीसरी कंपनी पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्ट्रॉय करके बनाई गई। और मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, नेट पे जाके सर्च करिएगा। मैंने तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी का इंटरव्यू किया था रेलजियो के टाइम पर और उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था द TRAI एंड द प्रेजेंट टेलीकॉम मिनिस्टर, अपनी सरकार में अपने मंत्री के लिए कहा था, आर प्रिसाइडिंग ओवर द डेथ ऑफ इंडियन टेलीकॉम। ये तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का कहना है, तो ये हम नहीं कह रहे। मुझे लगता है कि जिस तरह से मोनोपोली क्रिएशन किया गया, अडानी जी क्या कांग्रेस राज्यों में बिजनेस नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं और मुझे लगता है बिजनेस करना भी चाहिए उनको, लेकिन उनको बिजनेस देने के लिए बाकी लोगों को भगा नहीं दिया जाता है या बाकी लोगों के लिए दरवाजे बंद नहीं हो जाते हैं। भारत सरकार अडानी जी को बढ़ाने के लिए बाकी लोगों के लिए दरवाजे बंद कर देती है, वो अंतर है। मैडम, मोनोपोली क्रिएशन, और क्योंकि बिजनेस जर्नलिस्ट रही हूं तो थोड़ा इसके बारे में समझती ज्यादा हूं, आंकड़ों से भी बात कर सकती हूं। अडानी जी मोनोपोली क्रिएशंस का से आगे बढ़े आपके मुताबिक, तो कांग्रेस शासित राज्यों में भी उनका इन्वेस्टमेंट एवरेज 65 से 70 करोड़ के बीच में, 1000 करोड़, 65 से 70 हज़ार। तो क्यों नहीं कांग्रेस उसका विरोध करती है कि हम अपने राज्यों में पूरा बाइकआउट कर देंगे? जिन कांग्रेस शासित प्रदेशों में वो काम करते हैं और जिस सेक्टर में वो करते हैं, जैसे राजस्थान में वो सोलर में इन्वेस्टमेंट है उनका बड़ा, उस सेक्टर में तमाम और लोग भी हैं। राजस्थान की सरकार ने अडानी जी के इन्वेस्टमेंट के लिए बाकी सबके लिए दरवाजे नहीं बंद किए। एक पॉलिसी बनाई, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई, टेंडरिंग हुई, उसके थ्रू जो आया उसने पार्टिसिपेट किया। ऐसा क्यों है कि बड़े बड़े बिजनेसेस बिना टेंडरिंग हुए आज भारत सरकार में एक व्यक्ति को दिए जा रहे हैं? आप ये कैसे, मुझे आप एक बात स्पष्ट समझाइए कि कैन इट बी लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ अ सिंगल ब्यूरोक्रेट टू हैंड ओवर द एसेट्स टू वन प्लेयर, और शुड इट बी अ टेंडरिंग प्रोसेस, शुड इट बी अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस? हाउ कैन एयरपोर्ट्स बी टेकन अवे बिकॉज ऑफ अ सिंगल डिफॉल्ट? एंड हेयर कट कितना लिया जा रहा है बैंक लोन्स पे? 80 से 90% हेयर कट लिया जा रहा है आईबीसी में। इतना बड़ा स्कैम है ना, जब हमारी सरकार आएगी इतने बड़े बड़े कंकाल उखड़ेंगे। आप 80-80, 90-90% हेयर कट ले रहे हैं आईबीसी में और वो एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है और वो एसेट ट्रांसफर उठाकर सूची देखिए 2 या 3 लोगों को हो रहा है। अडानी को लेकर आपने अपना पक्ष रखा। एक बड़ा सवाल और अहम इस समय काफ़ी सुर्खियों में है कि अलग अलग अखबार विपक्षी एकता और भारत जोड़ो यात्रा दोनों को लेकर अलग अलग एंगल दे रहे हैं। तो आप क्या देखती हैं, भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद विपक्षी एकता की तत्कालीन स्थिति क्या होगी? मुझे लगता है 31 दिसंबर को राहुल जी ने इसी AICC के मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था और एक बहुत अहम बात कही थी कि विपक्षी एकता है और आपको दिखेगी जब वक्त सही होगा और वक्त जब आएगा तब। आज की तारीख में क्योंकि ये सरकार एजेंसीज के माध्यम से, चाहे वो ED हो, CBI हो, इनकम टैक्स हो, जो इनके फ्रंटल बन चुके हैं, या डर के माध्यम से लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास करती है। बहुत सारे राजनेता अपनी इमीडिएट परिस्थिति देखकर हो सकता है बाहर ना निकल रहे हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा है। आपने क्योंकि अखबारों की बात कही तो मुझे एक बात याद आती है, जब किसान आंदोलन चल रहा था और 18 पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ, राहुल जी भी गए थे उसमें, उन्होंने लीड किया था डेलीगेशन, 18 पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ जब किसानों से मिलने जंतर मंतर गई तो इस देश के सबसे ज्यादा बिकने वाले दैनिक अखबार में, सिंगल न्यूज़पेपर में 8वें पेज पर एक कॉलम की स्टोरी छपी थी। तो मुझे लगता है विपक्ष एक साथ है, जो बड़े मुद्दे होते हैं उस पर विपक्ष अपने जो भी मतभेद होते हैं उनको भुलाकर एक साथ खड़ा होता है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो पेगासस हो, चाहे वो बेरोजगारी हो। हम हर बार चाहे वो किसान आंदोलन हो, हम हर बार हर मुद्दे पर सरकार को एक साथ घेरते हैं। ये भी एक फैशनेबल तरीका है
कहने का कि विपक्षी एकता नहीं है। लोगों ने बहुत कहा कि उत्तर प्रदेश में नहीं थी। हाँ ठीक है, अखिलेश जी और मायावती जी नहीं आए, लेकिन जिस तरह की चिट्ठी अखिलेश जी ने लिखी और उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ एक भूभागीय भूगोल का हिस्सा नहीं है, भारत एक भाव है और उस भाव को आप भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ रहे हैं, इसके लिए साधुवाद है और आप सफल होइए। जो मायावती जी ने कहा या जो जयंत चौधरी जी ने कहा, उन्होंने तो सबको तपस्वी ही बुलाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष एक साथ है और जब ज़रूरत पड़ेगी और जब वक्त आएगा तो विपक्ष एक साथ खड़ा रहेगा। ये सरकार को नैरेटिव सूट करता है कि विपक्ष एक साथ नहीं है और इस नैरेटिव को बढ़ाया जाता है, बट कोई बात नहीं। आपने कहा विपक्षी एकता वक्त आने पर सब साथ होंगे और अभी भी साथ हैं, लेकिन एक अहम बात आपने और कही, कुछ मजबूरी है जिसलिए वो खुलकर बयानबाजी इस तरह की नहीं कर रहे हैं कि हम अभी साथ में हैं। आप अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी की ओर से ये कहा गया कि हम राहुल गांधी जी को बतौर प्रधानमंत्री विपक्ष का चेहरा स्वीकारने को तैयार हैं। अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा में आने को लेकर सहमति नहीं जताई। आपको क्या लगता है कि एक बड़ा वोट बैंक छिटकने के डर से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो रही हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वोट बैंक छिटकना जो आप जिसको कोट अनकोट करके कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मजबूरियां ऐसी होती हैं कि आप अगर बहुत मुखरित होकर सरकार के खिलाफ दिखते हैं, और इस बारे में तो खैर मैं राहुल जी की दाद देती हूं कि वो अकेले ऐसे नेता जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईडी उनको 5 घंटे या 55 घंटे बुलाए, वो फिर भी सरकार की खिलाफत करते हैं। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की यात्रा कर दी, ऐसा कौन कर सकता है? होते हैं, हर नेता के अंदर क्या वही हौसला होता है, क्या वही निर्भीकता होती है? नहीं, कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा मुखरित होकर बोलते हैं, कुछ लोग जो हैं वो समय पड़ने पर मुखरित होते हैं, थोड़ा दब के बोलते हैं। मुझे नहीं लगता वोट बैंक की बात थी। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति एक सही वक्त का इंतजार करता है। जी, और इसी भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी टी शर्ट पहनकर निकले और मीडिया की ओर से सवाल किया गया कि तमाम लोगों ने, अलग अलग लोगों ने, इवन आपके विरोधियों ने भी सवाल किया कि राहुल गांधी टी शर्ट क्यों पहने हैं, तो कांग्रेस की ओर से ये कहा गया कि भाई दिक्कत क्या है, अगर वो टी शर्ट पहने हैं तो उनकी मर्जी है। अपनी सीमित समझ से वजह मैं जो आकलन कर पाया हूँ, वजह वो ये है कि राहुल गांधी जनप्रतिनिधि हैं। भीषण ठंड में अगर उनको कुछ होता है, ठंड लगती है, तो उनके समर्थक भी प्रभावित होंगे कहीं ना कहीं, और उनके जो मुद्दे हैं जो वो जनता तक पहुंचा रहे हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो सवाल इसलिए पूछा गया कि अगर ठंड से बचाव के लिए क्या वो स्वेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ठंड आपको भी मालूम है दिल्ली में किस तरह और अलग अलग राज्यों में। आपके कंसर्न का मैं साधुवाद करती हूँ और मुझे लगता है कि आप शायद वाकई हृदय से ये बात बोल रहे हैं। अच्छी बात है, आपको उनकी चिंता है, इसके लिए आई एम एक्चुअली टच्ड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कौन क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, कैसे चल रहा है, ये उस व्यक्ति पे छोड़ देना चाहिए। राहुल जी कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं है, क्या उनको नहीं पता है कि ठंड है? उनको भी पता है ठंड है। वो एक बात कहते हैं कि आप मुझसे बार बार पूछते हैं मैं टी शर्ट क्यों पहने हूं, आप इस देश के किसानों से क्यों नहीं पूछते? तमाम वो तस्वीरें रोज की आती हैं प्रियंक जी, और सोशल मीडिया हेड होने के नाते मैं तमाम ऐसी तस्वीरें देखती हूँ जहाँ पे गरीब बच्चों से मिलते हैं और उन बच्चों के पैरों में चप्पलें तक नहीं होती। बमुश्किल लोगों के तन पर एक स्वेटर होता है, कई बार वो फटे कपड़े पहने रहते हैं, कई बार वो चादर ओढ़े रहते हैं। उन बच्चों से, उन गरीबों से इस देश में क्यों नहीं पूछा जाता है? मुझे लगता है कि शायद वो इस वजह से नहीं पहन रहे, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं पहन रहे, लेकिन वो कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं। अगर उनको ठंड लगेगी, समझदार व्यक्ति हैं तो जरूर पहन लेंगे। मुझे तो हंसी थोड़ी इस बात की आती है कि भाजपा का पूरा तंत्र और भाजपा के सारे लोग ये बेचारे इसी में मस्त हैं, इसी में मशगूल हैं। अभी तक तो बेचारे दीपिका पादुकोण को जूम कर रहे थे, अब राहुल गांधी जी को जूम कर रहे हैं। आदमी औरत दोनों कर रहे हैं, वार्मर पहना हुआ है। अब मतलब आदमी औरत दोनों जब ये काम करते हैं तो थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि भाई आप एक आदमी के शरीर को क्या जूम कर करके देख रहे हैं। खैर जो भी है, मुझे लगता है कि मुद्दे बहुत बड़े हैं। राहुल जी की टी शर्ट कोई मुद्दा ही नहीं है। चलिए, आखिरी पड़ाव में एक सवाल आपसे और, बीते दिनों नगर निगम के चुनाव में मेयर पद को लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि एक दूसरे के खिलाफ व्यापक तौर पर मुखर रहे, हाथों में ब्लेड तक देखी गई। इस पूरे व्यापक हंगामे को लेकर कांग्रेस का टेक? मुझे ऐसा लगता है कि सार्वजनिक जीवन में हिंसा और जिस ब्लेड का आपने नाम लिया उसकी लेश मात्र भी जगह नहीं है। और अगर आप इस तरह के काम करते हैं, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के हों या आम आदमी पार्टी के हों, आप राजनीति को किस स्तर पे ले जा रहे हैं? आपको लोगों ने वोट देकर जिताया या हराया है, उन वोट का तो सम्मान करिए, आप उनके मताधिकार का तो सम्मान करिए। मेयर बनना होगा, कैसे बनना होगा ये अलग बात है, लेकिन कुर्सियां चल रही हैं, गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, ब्लेड और चाकू चल रहे हैं। ऐसी राजनीति और ये राजनीति का जो गंदा चेहरा भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ला रही है, ये लोगों को खुद देखना चाहिए, लोगों की आंखें खुलनी चाहिए, कैसे लोगों को जिताकर भेज रहे हैं। जी, और आखिर में पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स ग्रुप के दर्शकों को अगर आप कुछ संदेश देना चाहें? मैं दर्शकों से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आंख कान खोलकर, दिमाग को बिना गिरवी रखे हुए पत्रकारों की बातों को सुनिए, समझिए और ये जरूर देखिए कि कौन क्या किस आशय से बोल रहा है।
मुद्दे इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, बढ़ती हुई गरीबी है, ढहती हुई अर्थव्यवस्था है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और अगर चर्चा कहीं और हो रही है तो ये ध्यान भटकाने मुद्दों के अलावा और कुछ नहीं है। मैं आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि महामारी अब हमारे पीछे है और आप सब लोग स्वस्थ और सफल बने। जी बहुत शुक्रिया। तो ये थी कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी। तमाम अहम और ज्वलंत सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। हमारी शुभकामनाएं उनकी उन सभी योजनाओं को है जो जनसाधारण के हित में है। मैं प्रियंक वाजपेयी, कैमरे के पीछे विनोद और विवेक। शुक्रिया, नमस्कार।